नमस्कार। पिछले लेक्चर में आपको ग्रीन हाउस के बारे में बताया मैंने और ग्रीन हाउस कितने टाइप्स के होते हैं, उनके प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे थे हम। तो कूल्ड प्रकार के जो ग्रीन हाउस थे, वो जो 3 तरह के थे, जनरली 3 तरह के जो होते थे, उनके बारे में चर्चा की। अब आते हैं हम जो अनकूल्ड टाइप के जो ग्रीन हाउस हैं, तो वो किस तरह के होते हैं। तो इनकी संरचना में पॉलीथीन और फाइबर ग्लास और पॉलीकार्बोनेट शीट के द्वारा तैयार की जाती है। और इस प्रकार के जो ग्रीन हाउस है, इनमें कूलिंग इक्विपमेंट नहीं लगाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः जो फ्लावर क्रॉप होती है, वो विंटर और रैनी सीजन में जब माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उनमें लगाई जाती हैं। और ये ग्रीन हाउस ग्रोइंग प्लांट को टेम्परेचर व रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रदान करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण ये प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर। ये जो अनकूल्ड प्रकार के ग्रीन हाउस हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। टनल ग्रीन हाउस विथ वेंट्स ऑन द साइड ऑफ रूफ, साइड एंड रूफ, ग्रीन हाउस विथ वेंट्स ओनली ऑन द रूफ और लीन टू ग्रीन हाउस। तो ये जो ग्रीन हाउस है 4 प्रकार की, इसमें से सबसे पहले हम आते हैं टनल। तो टनल जो है, इस प्रकार के जो ग्रीन हाउस हैं, ये बेयर ग्राउंड पर बनाए जाते हैं। तो बेयर ग्राउंड पर सिंपल ग्रीन हाउस के समान संरचनाएं होती हैं और इनमें हीटिंग और कूलिंग सिस्टम का विस्तार नहीं होता है। मतलब जैसा पहले ही हम कह रहे हैं कि इनके अंदर कूलिंग सिस्टम नहीं लगाया जाता है। और जो विंटर कंडीशन में, विंटर और रैनी सीजन में फ्लावर और ये जो क्रॉप्स लगाई जाती, फ्लावरिंग प्लांट्स और ये लगा वेजिटेबल्स और ये लगाई जाती हैं इनमें जनरली, तो ये हीटिंग और कूलिंग सिस्टम का विस्तार इनमें नहीं होता है। और हीटिंग जो है वो सोलर रेडिएशन से ही होता है और कूलिंग के लिए वेंटिलेशन होते हैं। वेंटिलेशन यहाँ पर फोल्डिंग होते हैं। ज़रूरत के अनुसार इन्हें निचले सिरे से ऊपर की ओर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे कि हम किसी रोल रोल करते हैं, तो नीचे रोल करते हुए ऊपर की तरफ हम जब बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे वेंटिलेशन जो है वो खुल जाता है। तो पॉलीथीन की शीट्स इस प्रकार लगाई जाती हैं कि वुडन, या तो वुडन उस पर उनको पॉलीथीन की शीट को लगाई जाती है जिसको आसानी से रोल किया जा सके, या फिर कुछ वायर्स के ऊपर उनको लगाया जाता है ताकि उसको हम फोल्ड कर सकें, ज़रूरत के अनुसार उनको ऊपर करके और खोला जा सकता है। तो वेंटिलेशन जो है वो फोल्डेड होते हैं और ज़रूरत के अनुसार इन्हें निचले सिरों से फोल्ड करके ऊपर किया जा सकता है। टनल्स में प्लांट्स को ग्राउंड पर ही लगाया जाता है और यहाँ पर मुख्यतः फ्रूट्स और वेजिटेबल को लार्ज अमाउंट में ग्रो करने के लिए लगाया जाता है। और ये पॉली टनल्स जो होते हैं, पॉली टनल्स बनाए जाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लार्ज अमाउंट में ग्रो करने के लिए। ग्रीन हाउस में सूटेबल टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जो टनल्स हैं ये 3 प्रकार की बनाई जाती हैं लगभग। तो लो टनल्स ग्रीन हाउस, तो ये इनकी हाइट बहुत कम होती है। ये इतनी कम हाइट होती है इनके अंदर सिर्फ क्लाइंबर्स ही लगाए जा सकते हैं, तो हाइट वाले पौधे नहीं लगाए जा सकते। फिर वॉकिंग टनल में कम हाइट वाले प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, जैसे चीली है, लेडी फिंगर है, इस तरह के प्लांट्स यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। और हाई टनल में बड़े प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं। ये 10 फुट तक की हाइट के प्लांट्स यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो इन हाई टनल्स, जैसा नाम है इनका, लो टनल्स मतलब कम हाइट वाली होती हैं जिनमें केवल क्लाइंबर लगते हैं। वॉकिंग टनल एंड हाई टनल इनकी हाइट बहुत अधिक होती है। ग्रीन हाउस विथ वेंट्स, तो वेंट्स जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। हमने यहाँ पर देखे कि ग्रीन हाउस विथ वेंट्स ऑन साइड एंड रूफ। साइड एंड रूफ मतलब कि ऐसे ग्रीन हाउस यहाँ पर वेंटिलेशंस जो है वो साइड में और छत पर, ग्रीन हाउस की जो छत है, छत बनाई गई है जो, वहाँ पर भी लगे हुए हैं और साइड में भी लगे हुए हैं। ग्रीन हाउस में जो वेंट्स बनाई जाती हैं वो फ्रेश एयर के लिए होती हैं और ये साइड और फ्लोर पर लगाए जाते हैं। इस प्रकार के वेंट्स जो हैं वो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। वेंट्स का जो है मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के एक
कामों के लिए लगाया जाता है। एक तो टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, दूसरा प्लांट्स को फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ की जाती है, और पेस्ट इन्फेस्टेशन से प्रिवेंट करते हैं, मतलब पेस्ट से जो पेस्ट के जो अटैक है प्लांट्स पर, जो डिसीज़ कॉज कर रहे हैं या इस तरह के पेस्ट को रोकते हैं। और तीसरा और लास्ट जो है कि ग्रीन हाउस में पॉलिनेशन को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो ये दो तरह के वेंटिलेशन यहाँ पर, कि एक तो होते हैं जिनके सिर्फ रूफ पर ही वेंट होते हैं, और दूसरे जो होते हैं उनमें साइड में भी वेंटिलेशन होते हैं और रूफ पर भी वेंटिलेशन होते हैं। लीन टू ग्रीन हाउस, तो यहाँ पर जो है एक ग्रीन हाउस में शेड बनाए जाते हैं, तो वो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे टनल्स में, कि इनको हम खुला भी रखा जा सकता है, फोल्ड किया जा सकता है। तो इस तरह से ये तैयार किए जाते हैं ग्रीन हाउस में। और ये अनकूल्ड टाइप के ग्रीन हाउस होते हैं, तो ये इतने तरह के 4 प्रकार के अनकूल्ड टाइप के ग्रीन हाउस इस तरह से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा से ग्रीन हाउस जो है वो कुछ ग्रीन हाउस इस तरह से होते हैं कि उनके अंदर जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको मतलब पूरा वुडन स्ट्रक्चर या फ्रेम, स्टील की फ्रेम से स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, और उनके ऊपर शेड के लिए जो शेड हाउस तैयार किए जाते हैं ना, तो वो शेड हाउस में या तो पॉलीथीन से उनको शेड कर दिया जाता है, या फिर उनके आसपास बड़े बड़े से प्लांट्स लगाए जाते हैं जो कि शेड का काम करते हैं, या फिर उसकी रूफ पर पूरी साइड से लेकर रूफ तक इस तरह से क्लाइंबर्स लगाए जाते हैं, वुडी क्लाइंबर्स इस तरह से लगाए जाते हैं, इस तरह से फैला दिए जाते हैं उनके ऊपर कि उनसे उनका शेड हो सके। तो शेड इस तरह से क्लाइंबर्स से इस तरह से या श्रब से इस तरह से शेड दिया जाता है कि वहाँ से फ्रेश एयर आसानी से आ जा सके, तो उनको प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सके ग्रीन हाउस को, ताकि वहाँ पर अंदर जितने प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आसानी से हो सके। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस। इसके बाद आते हैं हम कि इनमें ग्रीन हाउस में जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम किस प्रकार से किया जाता है तैयार, किस प्रकार से उनमें इन सब चीज़ों को मेंटेन, कूलिंग, हीटिंग, टेम्परेचर, इन सब को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम जो है किसी भी क्रॉप को कल्टीवेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, और उनको कंट्रोल करके हम क्रॉप को जो प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए या जो वातावरणीय दशाएं जिस तरह की चाहिए वो प्रोवाइड करके हम सूटेबल क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो कूलिंग, सबसे पहले आते हैं हम कूलिंग। तो ग्रीन हाउस में कूलिंग ऐसे स्थानों पर ज़रूरी है जहाँ पर आउटसाइड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, और ग्रीन हाउस में कोल्ड सीज़न में जो क्रॉप लगाई गई हो। तो ज़्यादातर सभी ग्रीन हाउस में कूलिंग के लिए फ़ैन और पैड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, फ़ैन और पैड लगाए जाते हैं, और एयर वेंटिलेशन से वेट पैड से जो एयर है वो वेंटिलेशन से, अब ये किस तरह से कूलिंग होगा यहाँ पर, तो एयर जो है वो वेंटिलेशन से वेट पैड के थ्रू ग्रीन हाउस में प्रवेश करती है, और तब उससे जो बाहर की जो हवा है वो जब अंदर प्रवेश, गीले उस पर वेट पैड जो होगा गीला होगा, उसके ऊपर जब आएगी तो उसका इवोपरेशन होगा, और इवोपरेशन होगा जिससे कि एयर कूलिंग होगी, और इस प्रक्रिया से जो कवर्ड ग्रीन हाउस में एक साइड में ड्राफ्ट फैन होता है, और ड्राफ्ट फैन दूसरी साइड में कूलिंग पैड लगाए जाते हैं। तो जो कवर्ड ग्रीन हाउस होता है, तो क्या होगा कि जैसे फैन जो हवा जो है वो पेड़ से आती है और इवोपरेट होती है, इवोपरेट होने से फैन जो चल रहे हैं उनसे कूलिंग होती है। तो इस प्रकार से कूलिंग होती है। और ये जो कवर्ड ग्रीन हाउस है इनमें साइड में ड्राफ्ट फैन होते हैं और दूसरी साइड में कूलिंग पैड लगाए जाते हैं। हीटिंग के लिए दूसरा जो कंपोनेंट है हमारा
इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो हीटिंग। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पर विंटर अत्यधिक ठंडी होती है, ऐसी जगह पर ग्रीन हाउस में हीटिंग की आवश्यकता होती है। और हीटिंग के लिए सोलर हीटिंग के अलावा से ऑयल बर्नर्स, हॉट वाटर, स्टीम, प्रोपेन हीटर और गैसलिट हीटर का इस्तेमाल किया जाता है। शेडिंग के लिए कई प्रकार के प्लांट्स जैसे ऑर्चिड, एंथुरियम अधिक लाइट इंटेंसिटी पर डैमेज हो जाते हैं, तो इनको शेड की ज़रूरत होती है। कई प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा लाइट यदि मिलती है तो वो डैमेज होने लग जाते हैं। तो हमको ग्रीन हाउस में कुछ इस तरह के प्लांट्स यदि लगाने हैं, ऑर्चिड है, एंथुरियम है, कुछ मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स जो कह लो, जिनको कि कम लाइट इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है, उनको लगाना है तो हमको शेड की ज़रूरत होती है। और शेड के लिए ग्रीन हाउस में 25 से 80% शेड के लिए मैश साइज़ की, विभिन्न प्रकार की मैश साइज़ के सैरीन क्लॉथ का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल मॉडर्न ग्रीन और शेड क्लॉथ का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के, या फिर मतलब इतनी मैश बहुत, यदि हमको ज़्यादा शेड चाहिए तो बारीक में बहुत छोटी माइनर मैश साइज़ लेंगे, यदि थोड़ी लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो बड़ी साइज़ के लेंगे। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की मैश साइज़ का जो सेरीन क्लॉथ अवेलेबल होता है, मिलता है बाज़ार में, उसका इस्तेमाल किया जाता है। डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट की हमको ज़रूरत है प्लांट्स के लिए। और फिर कुछ ग्रीन हाउस में, जैसा अभी मैंने बताया कि क्लाइंबर्स को ऊपर चढ़ा दिया जाता है और उससे शेड कर दिया जाता है, या फिर जो मॉडर्न ग्रीन हाउस है आजकल, उनमें एल्यूमिनाइज्ड शेड क्लॉथ का उपयोग किया जाता है। तो शेड ग्रीन हाउस में हम डिफरेंट तरीके से पॉलीथीन से शेड कर सकते हैं, एल्यूमिनाइज्ड शेड क्लॉथ का उपयोग किया जाता है, सेरीन क्लॉथ का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम शेड तैयार कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी लाइट की ज़रूरी है। उसके बाद वाटरिंग। तो ग्रीन हाउस में वाटरिंग को या तो मैन्युअली किया जाता है या फिर स्प्रिंकल्स या फिर ड्रिप इरिगेशन के द्वारा किया जाता है। अर्ली स्टेज में स्प्रिंकल के द्वारा किया जाता है और फ्लावरिंग के बाद ड्रिप इरिगेशन ही सूटेबल तरीका होता है वाटरिंग के लिए। तो यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन के लिए वो पूरी टनल, पूरी पाइप इस तरह से तैयार की जाती है और ड्रिप इरिगेशन की सुविधा उस ग्रीन हाउस में प्रोवाइड की जाती है। जहाँ पर हम क्रॉप लगाते हैं और क्रॉप को फ्लावरिंग के बाद ड्रिप इरिगेशन की ज़रूरत होती है, तब इस ड्रिप इरिगेशन से वाटरिंग की जाती है। मिस्टिंग एंड फॉगिंग। तो प्लांट्स को ज़रूरत के अनुसार फैन पैड सिस्टम के द्वारा फॉगिंग की जाती है। ह्यूमिडिटी 60 to 65% ह्यूमिडिटी फैन पैड सिस्टम के द्वारा ही मेंटेन की जाती है। लाइट इंटेंसिटी, लाइट का प्लांट ग्रोथ से सीधा संबंध होता है। तो लाइट इंटेंसिटी घटने या बढ़ने से प्लांट की मॉर्फोलॉजी प्रभावित होती है। लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन हाउस में कुछ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जो इस तरह से है। एल्यूमिनियम शेड क्लॉथ के रूप में, शेड जैसे डालना है तो एल्यूमिनियम शेड क्लॉथ का उपयोग किया जाता है, या फिर वाइट नायलॉन या कॉटन नेट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक नायलॉन फैब्रिक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, या फिर मसलिन क्लॉथ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फोटो पीरियोडिक कंट्रोल। तो आर्टिफिशियल लाइटिंग और ब्लैक पॉलीथीन शीट, आर्टिफिशियल लाइटिंग का जो की ज़रूरत यदि होती है, जैसे जहाँ पर बादल वाले एरियाज़ हैं जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश बहुत कम मिलता है, तो ऐसी जगहों पर हमको आर्टिफिशियल क्रॉप के लिए, आर्टिफिशियल फ्लावरिंग के लिए आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत होती है। तो आर्टिफिशियल लाइटिंग के लिए ब्लैक पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिक कंसिडरेशन, अब ये सारा जो है, इतनी चीज़ों का कंट्रोल किया जाता है ग्रीन हाउस में।
आर्टिफिशियल लाइट, यदि लाइट कम है तो फोटो पीरियोडिक कंट्रोल के लिए कि लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। तो डे न्यूट्रल को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, इनको उतनी पूरी प्रॉपर लाइट चाहिए होती है, उतना प्रॉपर डार्क चाहिए और लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए। तो वो सारा मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम जहाँ पर बहुत कम लाइट इंटेंसिटी होती है उन देशों में आर्टिफिशियल लाइटिंग का भी अरेंजमेंट ग्रीन हाउस में किया जाता है। इसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट और ऑपरेशन के लिए जो इनके बेसिक कंसिडरेशन है, तो फिजिबिलिटी स्टडी, तो जिस भी क्रॉप को हमको ग्रो करना है उसका हमको अध्ययन अच्छी तरह से पहले करना होगा। फिर ही हम उस क्रॉप को कि उसमें कितनी हीट, मतलब कितनी लाइट इंटेंसिटी की ज़रूरत है फ्लावरिंग के लिए, वहाँ पर कितना कूलिंग चाहिए, सीड बनने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है क्रॉप में, तो सारी स्टडी हमको उसकी पूरी लाइफ साइकिल की स्टडी करनी होती है क्रॉप की। उसके बाद ही फिजिबिलिटी मतलब हमको पूरी स्टडी करनी होती है। फिर एक फिर उस सारी जित स्टडी करने के बाद हम जिस कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं, लाइट, टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल फैक्टर किस तरह के वहाँ पर चाहिए, उस तरह का ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। प्लांटिंग मटेरियल उस तरह का लिया जाता है, ग्रोइंग सिस्टम उस तरह से, सीड बेड वगैरह तैयार किए जाते हैं, ग्रोइंग सिस्टम, डिसीज़ और पेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, और फिर हार्वेस्टिंग और हैंडलिंग की जाती है। तो इस तरह से ये जो ग्रीन हाउस में प्लांट को ग्रो किया जाता है, किसी भी क्रॉप प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, फ्लावर के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। इसका उपयोग क्या क्या है ग्रीन हाउस का? तो ग्रीन हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी जो कि फसलों को ख़राब कर देते हैं, तो उनसे उनकी रक्षा करते हैं। धूल, बर्फ़ के तूफ़ान, इनसे पौधों की ढाल बनते हैं और कीटों को बाहर रखने में मदद करते हैं। मतलब कीटों को बाहर रखने में ये नहीं कि जिन पौधों में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है तब वहाँ पर उनमें पॉलिनेशन किस प्रकार से होगा, तो ऐसा नहीं है। कीटों को बाहर रखते हैं मतलब कि जो पेस्ट हैं, जो ऐसे जो कि पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनको बाहर रखने में मदद करते हैं। लाइट और तापमान के नियंत्रण की वजह से एग्रीकल्चर के योग्य जो भूमि नहीं है, वहाँ पर भी उसको भी कृषि योग्य भूमि में ग्रीन हाउस के द्वारा हम बदल सकते हैं, जिससे कि औसत पर्यावरण में खाद्य उत्पादन की स्थिति में सुधार हो सकता है। ग्रीन हाउस में कंट्रोल्ड कंडीशन में कुछ फसलों को वर्ष भर उगाया जा सकता है। हायर एल्टीट्यूड पर स्थित देशों में भी ग्रीन हाउस में खाद्य सामग्री उगाई जा रही है। दुनिया की सबसे बड़े ग्रीन हाउस परिसरों में से एक स्पेन के अल्मारिया का ग्रीन हाउस है, जिसका एरिया लगभग 50,000 एकड़ है। और कभी कभी इसको मतलब इतना बड़ा एरिया है और पॉली कार्बोनेट और पॉलीथीन की शीट से कवर्ड करके बनाया हुआ है, इसलिए इसको प्लास्टिक का समुद्र भी कहते हैं। ग्रीन हाउस का उपयोग मुख्यतः फूल, सब्जियों, फल, तंबाकू के पौधे उगाने में किया जाता है। सर्दियों के अंत में और वसंत ऋतु के प्रारंभ में ग्रीन हाउस में तंबाकू के अलावा कई फल और सब्जियां और फ्लावर, जिन ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर उपयोगी हैं, उनको उगाया जाता है। मौसम गर्म होने के बाद उन्हें बाहर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। मतलब पहले उनको कंट्रोल कंडीशन में अंदर ग्रो कर देते हैं और उनकी प्लांट्स तैयार हो जाते हैं, और उन प्लांट्स को फिर जैसे ही मौसम अनुकूल आता है उनको बाहर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ग्रीन हाउस से। कुछ फसल की ग्रीन हाउस किस्में जैसे टमाटर का उपयोग आमतौर पर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। फिर ग्रीन हाउस ठंडे देशों में जहाँ सामान्यतः खाद्य सामग्री नहीं उगाई जा सकती, बर्फ़ इतनी होती है वहाँ पर कि क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी ठंडी है कि वहाँ पर हम किसी तरह से क्रॉप प्लांट नहीं, खाद्य सामग्री नहीं उगाई जा सकती, वहाँ पर ग्रीन हाउस, बड़े बड़े ग्रीन हाउस कमर्शियल पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं और वहाँ पर खाद्य सामग्री को उगाया जा रहा है। ग्रीन हाउस में पौधों को हम पेस्ट और डिसीज़ से बचा सकते हैं, डिसीज़ से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से ग्रीन हाउस के काफ़ी उपयोग भी हैं और ये इतने तरह के ग्रीन हाउस
बनाए जा सकते हैं और कमर्शियल पर्पस से बनाकर उससे कई फ़ायदा भी क्रॉप कल्टीवेट की जा सकती है। और स्पेशली जहाँ पर ठंडे प्रदेश हैं, जहाँ पर किसी तरह की खाद्य सामग्री नहीं तैयार हो सकती, वहाँ पर कंट्रोल्ड कंडीशन में हम ये तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर अब जो शेड हाउस हमारे सिलेबस में है, शेड हाउस, ग्लास हाउस, तो ये कंपोनेंट्स जो हैं वो सारे ग्रीन हाउस के जो ये कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, ये सारे शेड हाउस में भी यही कंपोनेंट्स होंगे, ग्रीन हाउस ग्लास हाउस में भी यही कंपोनेंट्स होंगे। तो शेड हाउस में अंतर सिर्फ इतना है कि जो ये ग्रीन हाउस तैयार किए जा रहे हैं, तो शेड हाउस में हम शेड डालते हैं। शेड डिफरेंट तरह के मटेरियल से जो डाला जाता है, जो कि आपको मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि क्लाइंबर्स के द्वारा या पॉलीकार्बोनेट के द्वारा या मसलिन क्लॉथ के द्वारा या 4-5 तरीके के आपको बताएं। तो वो सारा कंपोनेंट्स वही रहेंगे, उपयोगिता वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम उसको शेड डालकर शेड हाउस तैयार कर रहे हैं। और ग्लास हाउस में हम सिर्फ ग्लास के द्वारा ही उसको कवर्ड कर रहे हैं, कंडीशन सारी कंट्रोल रहती है और कंपोनेंट सारे वही रहेंगे, लेकिन ग्लास के तैयार किए जा रहे हैं वो, इसलिए वो ग्लास हाउस कहलाते हैं। धन्यवाद।